Hello everyone, Neha here, your math teacher. So in the last videos, we have completed chapter 1 and chapter number 2. In this video, we will start now new chapter, that is chapter 3, data handling. So before starting exercise 3.1, we will first learn about some of the terms used in this chapter. We will do the introduction part. So let's start now. So first, before starting the exercise, we should know, as a name suggests, data handling. What is data? Data क्या होता है? All kind of information in the unorganized way or a raw form. सारी information जो भी unorganized form में होती है, raw form में होती है, उसे बोलते हैं हम data. For example, मैं आपको simply अगर आपके मैम ने, अगर आपकी टीचर ने, if your teacher asks, you are a monitor of the class or ma'am has given the responsibility to find out the marks of any 10 or 15 students in mathematics subject. ठीक है, अगर आपकी मैम ने, आपकी टीचर ने पूछा है आपसे या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप you can find out roll number 1 to 10 how many marks they got in mathematics. roll number 1 to 10 के कितने मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. देन व्हाट यू विल डू, देन यू हैव राइट, आपने क्या किया, यू हैव आस्क्ड देम एंड यू हैव राइट द मार्क्स इन योर रफ कॉपी और इन विच कॉपी यू राइट इट. अब आपने क्या किया, उनसे इंफॉर्मेशन पूछा और आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर दिया, बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है. एंड नाउ व्हेन द टीचर आस्क्स यू कि हैव यू कलेक्टेड, आपकी टीचर पूछते हैं कि आपने कलेक्ट किया, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आपने नोट डाउन किए कि 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 से 10 तक कितने मार्क्स आए उनके. आपने सिंपली बोला यस मैम और आपने मैम को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है. आपने जो जिस फॉर्म में प्रेजेंट किया, सपोज करिए आपने नोट डाउन करके दे दिया 10, किसी बच्चे के 10 आए, सम गॉट 5, 18, 24, 13, 18, 10, 12, 18 to 24. All these marks 1 to 10 roll number, 1 to 15 roll number, you can take any example. आप 1 to 15 roll number का दिया आपने या 1 to 10 roll number से दिए, आपने मार्क्स उनसे पूछे और आपने नोट डाउन करके टीचर को लिख दी. क्या ये जो आप प्रेजेंट करेंगे मैम के सामने, तो ये मैम को, टीचर को समझ में आएगा कि आपने क्या, इससे कोई इन्फॉर्मेशन मैम को पता चल रही है. आप सिंपल नंबर लिख दिए, ठीक है. यू हैव सिंपली रिटन द नंबर्स, आपने सिंपली नंबर लिख दिए हैं. तो इन नंबर्स को देख के कि आपकी मैम को, आपकी टीचर को समझ में आएगा कि आपने नंबर्स का क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको. नो ना, इट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज अनऑर्गेनाइज्ड वे टू रिप्रेजेंट. ये आपकी अनऑर्गेनाइज और रॉ फॉर्म है. रॉ फॉर्म का मतलब है जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता. सिंपली आपने पूछा और आपने रॉ डाटा अपने आइडिया के लिए आपने लिख दिया, लेकिन आपने उसे अरेंज नहीं किया. दैट इज डाटा. अंडरस्टूड. अनऑर्गेनाइज्ड और रॉ फॉर्म की इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज हैंडलिंग. अब हैंडलिंग क्या होता है, जब आप इस इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुली फॉर्म में, इंफॉर्मेशन जो आपको एक इंफॉर्मेशन दे, उस डाटा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करें मीनिंगफुली फॉर्म में, उसे बोलते हैं handling. It means represent the values of the data meaningfully to obtain information from the data. आप उस डाटा को ऐसा रिप्रेजेंट करो, ऐसा सिस्टमैटिकली आप मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज करो कि वो आपको, वो डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिले. इसे बोलते हैं हैंडलिंग. ओके, अगर आप इसे, आप वी आर सेइंग दैट एग्जाम्पल्स ओनली. अब आपने पहले तो आपने इस फॉर्म में दिया था तो टीचर को समझ नहीं आया, अनऑर्गेनाइज. अब आपने सेम नंबर्स को अगर आपने इसे अरेंज कर दिया, देखिए आपने इन्हें 2, 5, 10, 12, 10, 10, 12, 13, 18, 18, 18, 24, आपने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर देंगे तो आपको ये एक मीनिंग, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए, एक स्टेप टीचर को समझ में आने लगा. क्या समझ में आने लगा कि हाँ, बच्चों के 2 पे आए, 5 पे आए, 10 10 आए, 2 बच्चों के 10 आए, 12 13, 1 2 3 3 बच्चों के 18 मार्क्स आए, थोड़ा सा स्टेप आप आगे बढ़ गए. आपने इसे अरेंज, अगर आप इसे और अरेंज कर देते, इट मीन आप बच्चे का नाम लिखते थे, यू राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, योर क्लासमेट, आप क्लासमेट का नेम लिखते, सब्जेक्ट डालते, फिर उनके नंबर्स लिखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे उनके रोल नंबर 1 का 1 लिखते, रोल नंबर 1 का नेम लिखते, उनके मार्क्स लिखते, ठीक है, उनके मार्क्स लिखते. तो आपको, या अल्फाबेटिकली ऑर्डर आप अरेंज करके करते, किसी भी फॉर्म में करते, जो और इजी हो जाता और एक स्टेप आगे हो जाता, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता.
ठीक है, तो दैट इज अ वे टू रिप्रेजेंट इन अ सिस्टमैटिकल फॉर्म। अगर आप उसी रॉ डाटा को जब किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में चेंज करेंगे, मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज करेंगे, जिससे आपको उसमें से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो, कलेक्ट हो, दैट इज नोन एज अ हैंडलिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। सपोज अगर बच्चों का इफ़ यू सपोज यू आर इन अ क्लास 7 नाउ, ठीक है, आप क्लास 6 से आप क्लास 7th में आए, ओके, तो आपकी न्यू क्लास टीचर हुई, ठीक है, न्यू क्लास टीचर, यू गॉट अ न्यू क्लास टीचर, और आपकी क्लास टीचर के पास आपका पूरा रिकॉर्ड आया, ओके, लेकिन उसमें कुछ न्यू बच्चे भी होंगे, न्यू एडमिशन्स होंगे, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन कुछ उनकी चेंज होगी, तो मैम क्या करेंगी, मैम ने सिंपली स्टूडेंट से पूछा, आपकी जो हो सकता है जो आपके न्यू सेशन में जो सेक्शन में जो बच्चे आए वो आपके रिशफल होके आए हो, अलग अलग सेक्शन से आए हुए हो, ठीक है, तो मैम क्या करेंगे, अलग से सेक्शन से जो बच्चे उनकी क्लास में एक पर्टिकुलर क्लास में आए 7th में, सपोज करो 6th तीनों सेक्शन के बच्चे रिशफल्ड होके आपके एक क्लास 7A में आए हैं, ठीक है, तो जो बच्चे 6A से आए, 6B से, 6C से, क्लास टीचर ने कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन 6A, 6B, 6C की क्लास टीचर से और अपने आप एक रॉ डाटा के फॉर्म में उसे नोट डाउन कर लिया। ओके, अब क्या हुआ, आप जब उन्हें मेंटेन करना पड़ा रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, आपने देखा होगा अटेंडेंस, जब आप क्लास में जाते हो मैम यूज टू टेक द अटेंडेंस, तो अटेंडेंस रजिस्टर जब मैम ने मेंटेन किया ओवरऑल सारा रिकॉर्ड लेके, उसके बाद उन्होंने उसे रोल नंबर्स लिखे, बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए नेम्स, ओके, उनका फादर्स नेम लिखे, मदर्स नेम लिखे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, जेंडर लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी, उन कौन से कन्वेंस कैसे आते हैं वह स्कूल, उनका बस नंबर लिखा, ऑल दीज डिटेल when she arranged in an alphabetically and systematic manner, that is to find out the information, that is known as a हैंडलिंग, इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इन्होंने अच्छे से हैंडलिंग कर लिया उसे, उस अनऑर्गेनाइज फॉर्म को, डाटा को उन्होंने ऑर्गेनाइज फॉर्म में चेंज कर दिया, इट मीन्स डाटा हैंडलिंग। तो आपका ये पूरा आपका क्या बन गया, डाटा, ऐसा डाटा तैयार हो गया जिसमें से कभी भी इंफॉर्मेशन पूछी गई कि इस बच्चे का रोल नंबर 5 का कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, एड्रेस बताइए, नेम बताइए, तो आपकी मैम सिंपली क्या करेंगी, रजिस्टर ओपन करेंगे एंड शी यूज टू टेल फ्रॉम दैट रजिस्टर। उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उन्होंने उसे अरेंज कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये आपका ऑर्गेनाइज, जब वो डॉट डाटा उन्होंने जब अनऑर्गेनाइज फॉर्म में लिया था तो वो आपका रॉ डाटा था, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा था, जब उन्होंने उसे अरेंज कर दिया सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो दैट इज you have organized form. I hope you have understood. She organized her data in a systematic manner to find out the information. अब आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये पता होने की कि बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर। कलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो आप जो डाटा है वो किसके लिए कलेक्ट कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है। ये few situation I'm telling you, suppose you want to study the performance of your class in mathematics। अगर आपकी टीचर को परफॉर्मेंस पता होना चाहिए क्लास की मैथमेटिक्स में, या आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में मेरी परफॉर्मेंस अपने क्लासमेट से कितनी बेटर है या कितना कमज़ोर है, वीक है, देन यू नो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर, आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटो क्या है, आपका पर्पस क्या है कलेक्ट करने का। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, फीमेल लिटरेसी रेट इन अ गिवन एरिया, ठीक है, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट डे इन अ वीक। तो ये आपका होना इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंफॉर्मेशन का मोटो क्या है। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डाटा, व्हाट इज हैंडलिंग। कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक नाउ। Now, representative of a central values। अब हम सीखेंगे सेंट्रल वैल्यूज क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल वैल्यूज? दीज आर, इसमें 3 वैल्यूज आती हैं, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, मोड एंड मीडियन। वी विल लर्न these 3 values are known as central values। इन्हें हम सेंट्रल वैल्यूज क्यों कहते हैं? हमें जब इस डाटा से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, ठीक है, मैथमेटिकली, तो हम रिप्रेजेंटेटिव या सेंटर वैल्यूज की हेल्प लेते हैं जब, ठीक है। अब वो सेंटर वैल्यूज होती हैं अर्थमेटिक मीन, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं, मोड या मीडियन। ओके,
Now remember why we are saying it is a center value. हम इन्हें center values क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी ये एक middle values निकालती हैं, ठीक है. According to different situation, अलग अलग situation के according ये हमारी values निकालती हैं, middle value निकाल के हमें देती हैं. ओके, हमारे डाटा में से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट एवरेज. एवरेज क्या होता है? देखिए, अगर सपोज मैं आपसे एक बार आपने कहीं रीड आउट की होगी, आप एनसीईआरटी बुक में रीड करना, यू विल गेट फॉर एग्जाम्पल ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज. ईशा स्पेंड करती है ऑन एन एवरेज 5 hours डेली अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने एक नॉर्मल एक फॉर्म में कहते हैं कि 5 घंटे एवरेज से वो पढ़ाई करती है. एवरेज का मतलब है ज़रूरी नहीं है वो डेली 5 घंटे पढ़ती है. 5 घंटे से कभी वो 5 घंटे से कम रीड पढ़ती होगी, कभी उसने स्टडी 5 घंटे से ज़्यादा की होगी. एक एवरेज वैल्यू मान ली कि हाँ 5 घंटे, लगभग 5 घंटे तो कि इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, कि वो एवरेज वैल्यू बता रखी है. ओके, तो एवरेज वैल्यू आप ध्यान रखना, एवरेज हमेशा लाइज करता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा का, ठीक है. एवरेज क्या होता है? एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा. जो भी डाटा है उसके बीच में एवरेज वैल्यू हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में लाई करती है. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ व्हाट इज द, और इसे हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं. So what is the formula to find out the arithmetic mean? That is sum of all values upon number of values. का मतलब जो भी आपके सम है वैल्यूज का, सम ऑफ वैल्यूज का मतलब आप उसे प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से. फॉर एग्जाम्पल आपकी ये फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 25 by 11 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. आपको मीन मार्क्स निकालने हैं, ठीक है. तो आप 25 स्टूडेंट का आउट ऑफ 25 11 स्टूडेंट्स का, 25 टोटल है, उनमें से 11 स्टूडेंट्स का दे रखा है, इसका आपको मीन निकालना है. तो अब क्या करेंगे? जो आपको दे रखा है पहले आप इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे. क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे आप इन सारे नंबर्स को, और प्लस करने के बाद, सबको प्लस करने के बाद आप डिवाइड कर देंगे 11 से. यू विल प्लस ऑल द नंबर्स. तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? मीन, बिकॉज मीन फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज. Understood how to find out the mean, arithmetic mean? Now next we will learn data handling. We have learned arithmetic. I hope you have understood this. So and mean, first we have learned the representative values of the arithmetic mean. We have learned average. Next we will learn about concept of range. Range क्या होता है? Range is the difference between the highest and the lowest value of the observation. अब ये observation क्या होते हैं? Observation terms होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं उन्हें ऑब्जर्वेशंस कहते हैं. तो रेंज अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, उसे कहते हैं रेंज. नाउ फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ टीम हु मेड अ रोबोट. 5 बच्चे हैं जिन्होंने रोबोट बनाया. फाइंड द रेंज ऑफ द एजेस. आप उनकी एजेस को 16 है, 19 है, 15 है, 13 है, 20 है, कि ये इनकी एज दे रखी जिन बच्चों ने, 5 बच्चों के जिन्होंने रोबोट बनाया. अब हम इसकी रेंज निकालें. रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो क्या होगा? पहले आपका आएगा 13, then 15, then 16, then 19, then 20. अब आपको ये समझ में आ गया कि 13 सबसे छोटा है, 20 सबसे बड़ा है. अब रेंज निकालने के लिए आप बड़े में से छोटा माइनस, सबसे ग्रेटर हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट वैल्यू 20 और सबसे लोएस्ट 13. It means you have to minus 13 minus 20 minus 13. Okay, you will get the answer. How much? What will you will get the answer? 7. You will get the answer 7. I hope you have understood. This is a range. So we have learned in this video what is data, what is handling, what are the 3 ways of center tendency. That's arithmetic mean, average, mean, median. And now in this video we have learned about mean, range, and in the next video we will continue the introduction part first, then we will continue to 3.1. We will learn median and mode, about median and mode, and then we will continue the exercise 3.1. So thank you. In the next video we will continue the introduction part. Thank you.